किसी की जिंदगी को बदलने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? क्या ये बस एक मौका देना है, एक नौकरी, या थोड़े पैसे, या फिर कुछ ऐसा जो शायद नजर भी नहीं आता? आज हम एंटोन चेखव की एक बहुत ही मशहूर कहानी द बेगर की परतों को खोलेंगे। हमारे पास इस कहानी से जुड़े कई विश्लेषण हैं जो हमें इसकी गहराई में ले जाएंगे। और ये कहानी सिर्फ एक भिखारी के बारे में नहीं है। ये असल में मदद करने के मनोविज्ञान पर एक जबरदस्त पड़ताल है। ये सवाल पूछती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो क्या हम वाकई उस इंसान को देख रहे होते हैं या सिर्फ अपनी नेकी के आईने में अपनी ही शक्ल देख रहे होते हैं। क्या बात है। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं और मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से, जो सड़कों पर भीख मांग रहा है। उसका नाम है लुश्कॉफ। उसकी हालत के बारे में जो लिखा गया है वो ही अपने आप में कहानी है। फटे हुए बेरंग कोट, नशे में धुत आंखें, गालों पर अजीब से लाल धब्बे और उसके जूते। हाँ, ये छोटी सी बात बहुत कुछ कहती है। एक पैर का जूता ऊंचा है और दूसरे का नीचा। ये सिर्फ गरीबी नहीं दिखाता, ये एक तरह का असंतुलन, एक बिखराव दिखाता है। ये बताता है कि ये इंसान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट चुका है। उसने मतलब उम्मीद छोड़ दी है। बिल्कुल। और यही लुश्कॉफ एक अमीर वकील सर्गेई से मिलता है और मिलते ही एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। कहता है कि मैं एक स्कूल टीचर था जिसे साजिश करके नौकरी से निकाल दिया गया। वो दया जगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये एक तरह का परफॉर्मेंस है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि वो झूठ इसलिए बोलता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी असली कहानी, कि उसे शराब की वजह से नौकरी से निकाला गया, उसे कोई हमदर्दी नहीं दिलाएगी। तो वो एक ऐसा किरदार गढ़ता है जिस पर लोग तरस खाएं। ये भीख मांगने की दुनिया में जिंदा रहने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ उसका दांव उल्टा पड़ जाता है। सर्गेई उसे पहचान लेता है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले इसी आदमी ने खुद को एक निकाला हुआ छात्र बताया था। और जैसे ही सर्गेई कहता है, रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूं, लुश्कॉफ का सारा नाटक बिखर जाता है। और यहीं हमें पहली बार असली लुश्कॉफ की एक झलक मिलती है। वो टूट जाता है, सच कबूल कर लेता है, बताता है कि वो एक रशियन गायक मंडली में गाता था, लेकिन शराब ने सब बर्बाद कर दिया। अब वो क्या करे, कहाँ जाए? इस एक पल में उसका सारा घमंड, सारा झूठ हवा हो जाता है और सिर्फ एक हरा हुआ बेबस इंसान नजर आता है। तो अब लुश्कॉफ का झूठ पकड़ा गया है। सर्गेई उसे पुलिस को दे सकता था, पर वो कुछ ऐसा करता है जो कहानी की दिशा ही बदल देता है। वो उसे पैसे नहीं देता, बल्कि काम का ऑफर देता है। कहता है, मेरे घर चलो, वहां लकड़ी काटने का काम है। ऊपरी तौर पर तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? भीख नहीं, मेहनत का रास्ता दिखा रहा है। हाँ, सुनने में तो ये टफ लव का एक क्लासिक उदाहरण लगता है। मैं तुम्हें मछली नहीं दूंगी, मछली पकड़ना सिखाऊंगी। सर्गेई को भी ठीक यही लग रहा है। उसे लग रहा है कि वो एक बहुत नेक और सही काम कर रहा है। लेकिन चेखव यहाँ कुछ और दिखा रहे हैं। लुश्कॉफ की जो प्रतिक्रिया है वो बताती है कि वो इस मौके को मौके की तरह देख ही नहीं रहा था। सही कहा, वो काम करना ही नहीं चाहता। कहानी में साफ लिखा है कि शराब ने उसकी ताकत और इच्छा दोनों खत्म कर दी हैं। तो फिर वो मान क्यों जाता है? अपने ही शब्दों के जाल में फंसकर, शर्मिंदगी के मारे। उसने अभी अभी कहा था कि वो काम करना चाहता है, पर कोई देता नहीं। अब जब काम मिल रहा है तो मना कैसे करे? वो हाँ इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसे उम्मीद की कोई किरण दिखी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। वो एक हारा हुआ सिपाही है जो बेमन से जंग के मैदान की तरफ बढ़ रहा है। और सर्गेई उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। अपनी बावर्ची ओल्गा को आवाज लगाता है और उसे हुक्म देता है कि इस आदमी को लकड़ी के शेड में ले जाओ। ओल्गा जिस तरह लुश्कॉफ को देखती है, गुस्से और घृणा से, वो भी बहुत कुछ कहता है। फिर सर्गेई अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की से देखता है। और वो जो देखता है वो कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। वो देखता है कि लुश्कॉफ एक लकड़ी के कुंदे पे बैठा है, कमजोर और खोया हुआ। ओल्गा गुस्से में दरवाजा पटक कर जाती है। सर्गेई ये सब देखकर थोड़ा शर्मिंदा होता है कि उसने एक नशेड़ी, शायद बीमार आदमी को कड़ाके की ठंड में लकड़ी काटने जैसे मुश्किल काम पर लगा दिया। 1 घंटे बाद ओल्गा आकर बताती है कि लकड़ी कट गई है। सर्गेई कहता है, ठीक है, उसे आधा रूबल दे दो। और बस वो ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसका काम हो गया, उसने एक इंसान को सही रास्ते पर लगा दिया है। और यहीं सर्गेई की पहली गलतफहमी शुरू होती है।
इसे हम एक तरह का परफॉर्मेटिव एल्ट्रुइज्म कह सकते हैं। मतलब ऐसी नेकी जो खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए की जाए। उसने एक समाधान दिया, पैसे दिए और मान लिया कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसने ये जानने की जहमत ही नहीं उठाई कि उस 1 घंटे में शेड के अंदर असल में हुआ क्या था। वो नतीजे से खुश है, प्रक्रिया से उसे कोई मतलब नहीं। ये सिलसिला फिर चलता रहता है। जब भी जरूरत पड़ती लुश्कोव को बुलाया जाता, कभी बर्फ हटाने के लिए, कभी घर का सामान शिफ्ट करने के लिए, और हर बार सरगेई उसे कुछ पैसे देकर खुद की पीठ थपथपाता कि देखो मेरे शब्दों का कितना अच्छा असर हो रहा है। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि उस दौर के रूस में सरगेई जैसे पढ़े लिखे अमीर तबके के लोग अक्सर गरीबों को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते थे। उन्हें सुधारना, उन्हें सभ्य बनाना, इसे वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते थे। सरगेई भी उसी मानसिकता का हिस्सा है। वो लुश्कोव को एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि अपने एक सफल प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहा है। तो सरगेई अपनी इस खुशफहमी में जी रहा है कि वो एक इंसान की जिंदगी बदल रहा है। और फिर कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। एक शाम सरगेई एक थिएटर में है और टिकट काउंटर पर उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसने भेड़ की खाल का कॉलर वाला कोट और एक महंगी टोपी पहनी हुई है। वो शख्स लिश्कोव है। और क्या बदलाव है? जबरदस्त। वो भिखारी जो कांप रहा था अब एक सम्मानित नागरिक की तरह दिखता है। वो सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। सरगेई उसे पहचानकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी मेहनत का फल सामने आ गया है। सरगेई उससे पूछता है कि वो आजकल क्या कर रहा है। लुश्कोव बताता है कि वो अब एक नोटरी है और महीने के 35 रूबल कमाता है। 1 मिनट, नोटरी का मतलब क्या है और महीने के 35 रूबल? क्या ये उस जमाने में एक अच्छी कमाई मानी जाती थी? बहुत अच्छा सवाल है। नोटरी उस समय एक कानूनी पेशेवर होता था जो दस्तावेजों को प्रमाणित करता था। ये एक बहुत ही सम्मानित और स्थिर काम था। और 35 रूबल एक बहुत अच्छी तनख्वाह थी। एक आम मजदूर शायद महीने में मुश्किल से 10-15 रूबल कमाता होगा। तो लुश्कोव ने सिर्फ शराब नहीं छोड़ी, उसने समाज में अपनी एक जगह बना ली है। ये एक असाधारण बदलाव है। तो सरगेई की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है, देखो मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। वो खुद को लुश्कोव का गॉडफादर कहता है। उसे लगता है कि ये उसकी जीत है। लुश्कोव भी उसका शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि अगर आप न मिलते तो मैं आज भी खुद को टीचर या छात्र बताकर भीख मांग रहा होता। यहाँ तक तो कहानी सरगेई के नजरिए को सही साबित करती लगती है। बिल्कुल। एक सख्त लेकिन नेक इंसान ने एक गिरे हुए आदमी को उठाया और उसे एक नई जिंदगी दी। सरगेई अपनी कहानी का हीरो बनकर बहुत खुश है। यहीं चेकोव कहानी का रुख पूरी तरह से मोड़ देते हैं। लुश्कोव शुक्रिया तो करता है, पर फिर एक ऐसा नाम लेता है जिसकी सरगेई ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कहता है, मैं आपका और आपकी बावर्ची ओल्गा दोनों का आभारी हूं। और फिर वो राज खोलता है जो 2 साल से दफन था। और ये कहानी का सबसे शक्तिशाली पल है। लुश्कोव बताता है, सच तो ये है कि उन दिनों मैंने आपके लिए लकड़ी का एक तिनका भी नहीं काटा था। अरे वाह। वो सारा काम ओल्गा करती थी। एक पल में सरगेई की हीरो वाली पूरी इमारत ढह जाती है। ये तो कमाल है। मतलब जिस इंसान को सरगेई अपना प्रोजेक्ट समझ रहा था, वो असल में किसी और की नेकी से बदल रहा था और उसे पता तक नहीं चला। तो उस शेड में होता क्या था? लुश्कोव बताता है कि जब भी वो काम के लिए आता था, ओल्गा उसे देखकर कोसना शुरू कर देती थी। अरे शराबी कहीं के, तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है, तुम तो जहन्नुम में ही जलोगे। वो उस पर बहुत गुस्सा करती थी। तो फिर उसने लुश्कोव को बदला कैसे? डांट फटकार से तो इंसान और टूट जाता है। यही तो कहानी का असली जादू है। ओल्गा उसे डांटती थी और फिर उसके पास बैठ जाती थी और उसकी हालत पर रोने लगती थी। वो कहती थी, तुम्हारे लिए जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, तुम अगले जहां में भी सुखी नहीं रहोगे। वो उसका काम कर देती थी और काम के बदले मिले पैसे लुश्कोव को दे देती थी। तो ये सिर्फ डांट नहीं थी और ना ही सिर्फ दया, ये दोनों का एक अजीब सम्मिश्रण था। बिल्कुल, ये मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी समझ है। सरगेई का तरीका था शर्मिंदा करने का। उसने लुश्कोव को उसके झूठ के लिए, उसकी हालत के लिए शर्मिंदा किया। और शर्म इंसान को अक्सर और तोड़ देती है, उसे और बेकार महसूस कराती है। लेकिन ओल्गा का तरीका अलग था। उसकी डांट में एक तरह का अपनापन था, एक हक था। और उसके आंसू, उन आंसुओं ने लुश्कोव को दिखाया कि कोई है जिसे उसकी इतनी परवाह है कि वो उसके दुख में दुखी है। किसी ने पहली बार उसे एक इंसान के तौर पर देखा, एक समस्या के तौर पर नहीं। लुश्कोव खुद कहता है,
मैं ये नहीं बता सकता कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, और मेरे दिल में जो बदलाव आया उसका सारा श्रेय उसी को जाता है। ये एहसास कि कोई अनजान औरत उसके लिए रो रही है, उसका काम कर रही है, इसी ने उसे बदल दिया। इसी एहसास ने उसके अंदर सोए हुए आत्मसम्मान को जगाया। उसे लगा कि वो अभी भी इस लायक है कि कोई उसके लिए आंसू बहाए। सर्गेई ने उसे एक अवसर दिया जो कि एक बाहरी चीज है, लेकिन ओल्गा ने उसे नैतिक बल दिया जो एक अंदरूनी चीज है, और असली बदलाव हमेशा अंदर से ही आता है। लेकिन क्या हम सर्गेई के योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर वो पहला मौका ही ना देता तो लुश्कोव ओल्गा से कभी मिलता ही नहीं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, हम सर्गेई के योगदान को नकार नहीं सकते। उसने उस दुष्चक्र को तोड़ा। उसने लुश्कोव को भीख मांगने की जगह से हटाकर एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहां बदलाव संभव था। सर्गेई ने एक तरह से मंच तैयार किया, लेकिन उस मंच पर जो नाटक खेला गया, जो असल में बदलाव लेकर आया, उसकी निर्देशक ओल्गा थी। सही बात है। बिना सर्गेई के लुश्कोव ओल्गा से नहीं मिलता, लेकिन बिना ओल्गा के लुश्कोव शायद पहले दिन काम छोड़कर वापस भीख मांगने चला जाता। तो कहानी का सार यह है कि एक इंसान को बदलने के लिए सिर्फ व्यवहारिक मदद यानी काम या पैसा काफी नहीं है। उसके लिए एक गहरे मानवीय जुड़ाव की जरूरत होती है, एक ऐसी हमदर्दी की जो बिना किसी दिखावे के हो। हाँ, और कहानी के सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अंत तक सर्गेई को शायद ये बात पूरी तरह समझ ही नहीं आती। वो ओल्गा की कहानी सुनता है, लेकिन शायद वो अब भी यही सोचता है कि शुरुआत तो उसी ने की थी। वो अपनी कहानी का हीरो बना रहता है, जबकि असली नायिका तो ओल्गा थी, जिसके काम को, जिसके आंसुओं को किसी ने नहीं देखा। सच्ची मदद अक्सर पर्दे के पीछे चुपचाप होती है। ये कहानी हमें मदद करने के हमारे अपने तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सर्गेई की भूमिका में होते हैं। हमें लगता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में उस इंसान की जरूरत को समझ रहे हैं, या हम सिर्फ वो समाधान दे रहे हैं जो हमें आसान लगता है या जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। किसी को पैसे दे देना या कोई सलाह दे देना आसान है, लेकिन किसी के साथ बैठना, उसके दर्द को महसूस करना और बिना जज किए उसकी मदद करना, वो असली काम है। वो ओल्गा का रास्ता है। संक्षेप में, द बेगर सिर्फ एक भिखारी के सुधरने की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि असली बदलाव सहानुभूति से आता है, शर्मिंदगी से नहीं। ये करुणा की उस ताकत के बारे में है जो चुपचाप बिना किसी श्रेय के दुनिया को बदलती रहती है। सर्गेई नायक बनना चाहता था, लेकिन वो बस एक माध्यम बनकर रह गया। असली नायक तो वो थी जिसे कभी इस बात का श्रेय नहीं मिला, और शायद उसने कभी चाहा भी नहीं। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार हम सर्गेई की तरह सिर्फ एक व्यवहारिक समाधान पर ध्यान देते हैं, और कितनी बार हम उस गहरे भावनात्मक या नैतिक सहारे को नजरअंदाज कर देते हैं जो शायद बदलाव लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है हमारे आसपास भी बदलाव के असली कारण ऐसी कोई अनदेखी ओल्गा हो जिसे हम पहचान ही नहीं पा रहे।